चलिए सुनिएगा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाक्रम। यहाँ से आए दिन प्रश्न पूछ रहे हैं और लगातार जो एग्जाम है आपका, जैसे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो, तमाम एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि यहाँ से जो भी प्रश्न आए तो भविष्य में गलती नहीं हो, इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विषय वस्तु है भारतीय इतिहास का प्रमुख घटनाक्रम, सीक्वेंस से बढ़िया ढंग से लिखा गया। यहाँ अगर याद कर लेते हैं तो भविष्य में आपको कष्ट नहीं होगा, तो सभी लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। प्रश्न पहला, एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ है? 1784 में। इसके गठनकर्ता भी पूछता है तो कौन किए थे? सर विलियम जोन्स ने किया था। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इसका गठन करने का क्या उद्देश्य था, तो भारतीय शिक्षा को विकास करने के लिए जो एशियाई में जो पुस्तकें थे, प्राचीन सभ्यता संस्कृति के जुड़े हुए, तो उन पुस्तकों से रिलेटेड जो ज्ञान हो उसको विकास करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था। ईस्वी भी याद रखिएगा 1784, गठनकर्ता विलियम जोन्स हो जाएंगे। आत्मीय सभा पूछता है, आत्मीय सभा का गठन, ये दो विवादास्पद थोड़ा सा है, कहीं कहीं किसी पुस्तकों में 1814 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1815 मिलेगा, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो आत्मीय सभा का गठन बोलेगा तो 1814 या 15। करने वाले गठनकर्ता कौन हो जाए? राजा राम मोहन राय। ये भी प्रश्न याद रख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन क्यों किया था? तो एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए। एकेश्वरवाद मतलब होता है कि जो लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं कि ये फल्ला भगवान को पूजेंगे तो ये मिल जाएगा, फल्ला भगवान को ये मानते हैं तो वो मिलेगा, तो उस सभी को जोड़कर इन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, आप एक ही ईश्वर पर फोकस कीजिए। उसके बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814-15 के करीब किया था। आगे देखिएगा, जूरी अधिनियम का विरोध पूछा जाता है, कब किए थे, किसने किया था? तो जूरी अधिनियम का तो ऐसे भारत में बहुत सारे लोगों ने किया था, मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय का याद रखिएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय उसमें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। ईस्वी भी याद रखना है 1826 में हुआ था। और ये भी याद रखना है जूरी विधेयक क्या था, तो ये आपको जो ईसाई जो भारत में शासन कर रहे थे, अंग्रेज लोग हमारे देश में, तो उन्होंने एक अलग अलग तरह से एक कानून लाया कि भारत में जो भी कानून व्यवस्था में सुनवाई होगी तो ईसाइयों के लिए जो कानून रहेगा, जैसे ईसाई कोई अपराधी पकड़ा गए चाहे मुजरिम है, उसके लिए जो भी सुनवाई करेंगे ईसाई ही लोग करेंगे अपने सहूलियत से, ठीक है। उसके लिए कोई हिंदू चाहे मुस्लिम कोई और जाति के लोग हो उसके लिए सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन वही जो ईसाई है अगर जज है तो उसी घटना से रिलेटेड कोई दूसरे समुदाय से है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू है, सिख, ईसाई हो, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। इसके खिलाफ में 1826 में जूरी विधेयक का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे चलिएगा, ब्रह्म समाज प्रश्न बनता है, ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में पहली संस्था ये थी। इससे पहले और भी बने थे संस्था, लेकिन एक महत्वपूर्ण संस्था में इसकी गिनी जाती है कि बोलेगा कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहली मजबूत संस्था कौन थी या महत्वपूर्ण संस्था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक मंशा थी। जो भारतीय जमींदार थे उन्होंने चाहते थे कि अपनी जमींदारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तो एक सोसाइटी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने लैंड होल्डर सोसाइटी रखा। इसका गठन 1838 के दौरान किया। आगे चलिएगा, बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय, बालिकाओं, भारत में जो बालिका थे, छोटे छोटे बच्चियां, जो महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए बालिका विद्यालय का गठन 1851 में ज्योतिबाई फुले ने किए थे। प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि ज्योतिबाई फुले किस जाति से बिलोंग करते थे, ये भी याद रख सकते हैं। माली और किस राज्य से थे, तो महाराष्ट्र क्षेत्र से, ठीक है। ऐसे तो पूरा देश में उनका नाम था, अब तो देश दुनिया में उनकी सम्मान है, तो याद रखिएगा जाति माली थे और महाराष्ट्र इनका मुख्य क्षेत्र था, ठीक है। आगे देखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये प्रश्न बना हुआ है, साइंटिफिक सोसाइटी का गठन करने का क्या मोटिव था? तो भारत में जो मुस्लिम लोग थे, जो आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया। इनके विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने भारत के मुस्लिमों और आपको क्या कहते हैं उसको, हिंदुओं को एक वधु की सुंदर आंखों के रूप में डिनोट किया है। तो प्रश्न बनेगा, किस व्यक्ति ने आपको एक ही वधु के दो सुंदर आंख के रूप में हिंदू मुस्लिमों को डिनोट किया या बताया? तो सर सैयद अहमद का, ठीक है। इनका कोई कांग्रेस से कुछ अच्छा खासा मेल जोल नहीं रहा, ये कांग्रेस के काफी विरोधी रहे, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में। प्रश्न बनेगा, इसका गठन कहाँ किया गया था? तो लंदन में, ये भी याद रखिएगा। प्रार्थना समाज 1867 में। प्रार्थना जब भी करते हम लोग आत्मा से करते, अपने प्रभु ईश्वर जो आराध्य होते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से करते हैं। जब भी पूछेगा प्रार्थना तो आप बोलिएगा आत्मा। आत्मा मतलब हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। कब किया था? तो 1867। ये ईस्वी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य समाज याद रखिए, आगे देखिएगा, सत्यशोधक समाज।
सत्यशोधक समाज का गठन 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था, महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए और जो दलित लोग थे उनके शिक्षा के विकास और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। आर्य समाज देखिएगा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछ दे प्रश्न कि भारत में शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। इन्होंने लोगों को कहा था कि आप लोग आर्य बनिए और सभी लोग वेदों की ओर लौटो। अगर बोलेगा ये किसका नारा था कि सभी लोग वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती को, ये भी याद रखिएगा। आर्य समाज की पूछा गया है कि लाहौर में इसका मुख्यालय कब गठन किया गया था, तो 1877, ये भी याद रखिएगा। तो आर्य समाज का गठन भारत में 1875 में हुआ था, दयानंद सरस्वती ने किया था, और लाहौर में कब हुआ था, 1877 में। आगे देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मुख्य रूप से किया था, अन्य व्यक्ति भी जुड़े थे, लेकिन याद रखना है इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, और दोनों का नाम रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी। इसके विषय में याद रखना है महत्वपूर्ण की कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, यानी कांग्रेस जिस तरह अभी मजबूत संस्था रही होगी उसी तरह एक पहले जो संस्था इसकी थी, कौन ऐसी संस्था थी जो काफी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, तो इंडियन एसोसिएशन। ये प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी, तो आपको वहां पर मारना है इंडियन एसोसिएशन। जैसे ही कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885, तत्पश्चात उसमें आपको इंडियन एसोसिएशन उसमें विलय हो गया। प्रश्न अगर बन जाए कि इनमें से किस संस्था का विलय आपको कांग्रेस में हुआ था, तो आपको मारना है इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इसका गठन आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर किया था मुख्य रूप से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिएगा, भारतीयों के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में इसकी गिनती होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तारीख के साथ याद रखना है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, ये इसका गठन शुरुआत में करने का उद्देश्य आपको पुणे में था, लेकिन किसी कारणवश वहां पर प्लेग जैसी गंभीर बीमारी चल रही थी, तो उसको देखते हुए जो उस समय जो राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने वहां जगह से बदल करके मुंबई में कर दिया। प्रश्न बनेगा कि पहले शुरुआत में कहाँ करने की इसके गठन था, तो पुणे में, लेकिन गठन बदल करके कहाँ कर दिया गया, मुंबई में। एक भी प्रश्न और भी बनता है कि इसमें पहली बार कितने लोगों ने सम्मिलित हुआ था, मात्र 72 लोगों ने सम्मिलित हुआ था। और सबसे ज्यादा मात्रा में बीपीएससी पूछा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में किस राज्य से लोग गए थे, तो महाराष्ट्र। मुख्य रूप से याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के लोग तुरंत उठ के चले जाएंगे, तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग लेते। और हुआ था कहाँ पर, मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को। इसकी प्रथम अध्यक्ष बोलेगा तो उमेश चंद्र बनर्जी। एक और भी याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न बनता है कांग्रेस का नाम पहले क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कौन डिनोट किए या नाम दिए कौन, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामांकन किया। ठीक है, आगे चलिएगा। बेलूर मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद, काफी बार पूछा है। शारदा सदन 1889, पंडिता रमाबाई हो जाएंगी। रामकिशन मिशन, देखिए बेलूर मठ 87 में, उसी के 10 साल बाद मिशन पे चल गए, ऐसा सोचिएगा। तो बेलूर मठ 1887, इसको आपको ध्यान रखना बढ़िया से। और उसी के 10 साल बाद आपको रामकृष्ण मिशन हो जाएगा 1897 में, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न काफी बार पूछा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने संसार को क्या दिया, तो अध्यात्मवाद। जो अभी हम लोग अध्यात्म के से जुड़े हुए हैं, तो ये देन इनका किसका है, तो रामकृष्ण परमहंस। या प्रश्न बन जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। एक और याद रखिए, दयानंद सरस्वती का भी गुरु कभी कभी पूछ देता है, तो स्वामी विरजानंद। ठीक है, आगे चलिएगा। अभिनव भारत देखिएगा, अभिनव भारत संस्था, इसका विवादास्पद है, कहीं 3 देता है कहीं 4 देता है, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा अभिनव भारत संस्था का गठन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। आगे देखिएगा, बंगाल विवाद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गठन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। एक बार किसी को एग्जाम में पूछ दिया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिखा हुआ, इसी को हिंदी में पूछ दिया, भारत सेवक समाज का गठन कब हुआ था, तो 1905 में किन्होंने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे देखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसके विषय में थोड़ा सा याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई देता है, तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। इसके उपलक्ष्य में, घोषणा के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में आपको इसके बहिष्कार के लिए स्वदेशी आंदोलन के लिए चला था। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नारे भी पूछते हैं, तो ये भी याद रखना है, बंगाल एक है, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, वंदे मातरम, इस तरह के महत्वपूर्ण नाम से आंदोलन चले थे। और एक प्रश्न बन जाता है कि दक्षिण भारत में बंगाल विभाजन के समर्थन में कौन सा आंदोलन चला था, तो वंदे मातरम नाम के जाना जाता है। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी इसको जान सकते हैं कि बंगाल विभाजन को जाना जाता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन, अब बोलेगा तो कब लागू हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को।
इसके पीछे बंगाल का विभाजन करने का क्या उद्देश्य था? कर्जन की मोटिव था कि राजनीतिक जो बद रहे थे, सबसे ज्यादा लोग राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक विरोधी जो थे बंगाल से ही उत्पन्न थे। कारण थे कि बंगाल काफी शिक्षित और प्रतिभावान वहां लोग होते हैं। ऐसे तो देश ही हमारा प्रतिभावान था, लेकिन बंगाल से ज्यादा मात्रा में क्रांतिकारी हुआ करते थे, ये जानता था कर्जन, इसलिए उनके रीढ़ को तोड़ने के लिए बंगाल को विभाजन कर दिया। और उसने वक्तव्य क्या दिया कि किस आधार पे किए हैं, तो राजनीतिक और सामाजिक जो काम होता उसके विस्तार के लिए कहते हैं, उसने ये बताया। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन पूछता है कि कब किया गया था, इस तारीख के साथ याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 का किन्होंने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खान नामक दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण रूप से। कहाँ किया था ये भी प्रश्न बनता है, तो ढाका में किया था। ढाका तत्काल में आपको बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर आपको मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन बोलेगा 1907 में, रास बिहारी बोस उस समय इसके अध्यक्ष थे। आप पूछिएगा, प्रश्न बन जाएगा आपको कि विभाजन करने का कुछ मोटिव तो होगा, कांग्रेस इतना अच्छा से मस्ती से चल रहा था, अचानक विभाजन क्यों हुआ? तो देखिए कुछ जो जैसे कि समय गुजरने के साथ कांग्रेस में बड़े बड़े मात्रा में लोग युवा लोग सम्मिलित हो रहे थे। युवा लोग का विचार था कि क्रांतिकारी जो विचार होता है उसको थोड़ा बढ़ चढ़ करके एग्रेसिव होकर के अपने मांग को रखिए। कब तक ले आप भीख मांगते रहिए, कब तक याचना करते रहिएगा? इसलिए आपको जो युवा वर्ग थे काफी एग्रेसिव थे, उन लोगों का नाम था कि हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष जो अगला 1907 में जो होने वाले अध्यक्ष था, उसका अध्यक्ष था लाला लाजपत राय करे। किसी किसी पुस्तकों में आपको मिलेगा कि बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया था, लेकिन याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय में थोड़ा सा विवादास्पद है। लेकिन आप मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को लेकर गरम दल चाहते थे कि आपको लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और नरम दल जो काफी शिक्षित और काफी लंबे समय से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, उनका का नाम थे नहीं, लाला लाजपत राय इस योग्य नहीं है, उनको बनाया जाए रास बिहारी बोस को। बाद में इसमें क्या हुआ, जो एग्रेसिव जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो ज्यादा थे वो कांग्रेस छोड़ करके अलग हो गए, और फिर बाद में अध्यक्ष नरम दल वाले ने रास बिहारी बोस को ही बनाया था। ठीक है, आगे जी। अब ये भी याद रखिएगा कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ, यानी दूसरी बार विभाजन बोलेगा तो 1918 में वो आपको मुंबई का विशेष अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता आपको हसन इमाम साहब कर रहे थे, ये भी याद रख सकते हैं, वो विशेष अधिवेशन। आगे देखिएगा अनुशीलन समिति देखिएगा 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, विवादास्पद, कहीं 3 देता है कहीं 2 देता है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है अनुशीलन समिति 1906 में बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। मुस्लिम लीग की संविधान, मुस्लिम लीग का गठन अभी हम लोग चर्चा किए, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। आगा खां सलीमुल्लाह खान ने ढाका में किया था, लेकिन संविधान उसको 1907 में कराची अधिवेशन में तैयार हुआ था। मोहम्मद अली जौहर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये मसौदा तैयार किया था, ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, देखते हैं। खुदीराम बोस भारत के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भारत में थे, जो छोटे छोटे स्तर के बच्चे बूढ़े, जब बहुत लोग को मारा गया, लेकिन लिखित रूप से आपको खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो अगर प्रश्न बनेगा कि सबसे कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था, खुदीराम बोस हो जाएंगे। एक और चीज याद रखिएगा, खुदीराम मूल रूप से रहने वाले बंगाल के थे, लेकिन याद रखिएगा इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो आपको बेनी रेलवे स्टेशन आपको समस्तीपुर में पड़ता है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 11 अगस्त 1908 में इनकी फांसी हुई थी। एक प्रश्न बना हुआ है कि कौन सी स्वतंत्रता सेनानी थे जो एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ से फांसी के फंदे को चूमे और शहीद हो गए, यानी फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो याद रखिएगा ये खुदीराम बोस थे। मात्र 18 साल की उम्र में ये इतने सौभाग्यशाली हो जो देश के लिए शहीद हुए थे। आगे चलिएगा, फांसी का डेट याद रखिएगा, बार बार पूछता है, 11 अगस्त 1908। दिल्ली दरबार, भारत में अभी तक दिल्ली दरबार का आयोजन उस समय तक 3 गो हुआ था, तीनों का याद रखना है। पहला हुआ था 1877 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला हुआ था 1877 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। इसी 77 में आपको ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री भी नियुक्त किया गया था, आप सबको पता होगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा 1903 में हुआ था, एडवर्ड सप्तम के सम्मान में हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर वाइस राय थे आपको लॉर्ड कर्जन, उनके समय हुआ था। तीसरा हुआ था 1911 में, जॉर्ज पंचम के समय हुआ था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन की जो रद्द करने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने किया था 1911 में, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो सुधार, सॉरी मार्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। सांप्रदायिक आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे मार्ले मिंटो सुधार, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसके पीछे था आपको मोटिव, आपको सांप्रदायिक आधार पर भारत को विभाजन करना, जिसे देख रहे थे कि उस समय तक भारत में मुस्लिम और हिंदू सभी लोग एक होकर के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। मिंटो का बड़ी दिमाग तेज था, सोचा कि चलो इसको भी कुछ विभाजन किया जाए, हमारे चचा कर्जन जी तो करके गए थे, अब हम कुछ कर देते हैं।
तो उस उपलक्ष्य में इसने सोचा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग प्रतिनिधि रख देते हैं कि मुस्लिम लोग जहाँ से खड़ी होंगे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, इससे हिंदुओं में कहीं न कहीं अराजकता फैलेगी और दोनों आपस में लड़ेंगे। तो याद रखिएगा उस उपलक्ष्य में किया गया था पार्लियामेंटो सुधार 1909 में। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, याद रखिए एक प्रश्न बना हुआ है, भारत में बहुत लोगों को भारत विभाजन का कारण डिनोट किया गया, बताया गया, लेकिन अगर पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत विभाजन का सबसे बड़ा मुख्य कारण किसको बताया? मिंटो को बताया, जो 1909 में सांप्रदायिक आधार पर पहली बार भारत का विभाजन करने का प्रयास किया था। दूसरा देखिएगा गदर पार्टी 1913 में गठन हुआ था। इसके गठनकर्ता लाला हरदयाल हो जाएंगे, काशीराम। लाला हरदयाल आपको मंत्री थे और काशीराम कोषाध्यक्ष। इसका गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ये भी याद रखिएगा गदर पार्टी 1913 के दौरान एक पत्रिका, ये समाचार पत्र भी छपा था। वो पूछता है उसका किस भाषा में, तो प्रथम अंक छपा था आपको उर्दू भाषा में, बाद अन्य भाषा गुरुमुखी लिपि में छपा था। एक इसका हेडलाइन हुआ था, जो अखबार छपता था उसका हेडलाइन हुआ करता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। इस तरह के प्रश्न याद रखिएगा। होम रूल लीग देखिएगा 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने किया था भारत में स्वशासन के विस्तार के लिए। इसमें याद रखिएगा अगर प्रश्न बन जाता है होम रूल लीग का सबसे पहले गठन किसने किया था, तो आपको एनी बेसेंट ही मारना है। भले किसी पुस्तकों में आपको तिलक जी को दिखाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि होम रूल लीग का गठन एनी बेसेंट ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा कामागाटा मारू। प्रश्न बनता है कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था। ये जहाज बाबा गुरुदत्त जापान से किराए में लिए थे। प्रश्न बनेगा कि कामागाटा मारू जो जहाज था बाबा गुरुदत्त ने किस देश से किराए पे लिया था? जापान से। ये 1914 में आपको भारतीय लोगों के बहुत सारे लगभग 300 प्लस कुछ भारतीय थे, उनको लेकर कनाडा की ओर गए थे। कनाडा में भी अंग्रेजों का शासन था। जब जैसे ही भारतीय जो अंग्रेज खुफिया जो थे उन लोगों को पता चला कि बहुत सारे भारतीय एक कामागाटा मारू जहाज से यात्रा करते हुए कनाडा की ओर जा रहे हैं, जैसे ही कनाडा के बॉर्डर पास पहुंचे तो वहां पर बंदूकधारियों ने उन पर बंदूक तान दिया और उसको रिटर्न होने के लिए कहा। जब वो रिटर्न हुए तो भारत के बंगाल के बजबज नामक बंदरगाह पे पहुंचे। वहां पर भारतीय लोगों और जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो नाव में जो आपके नाव में मौजूद थे और अंग्रेजों के बीच में हाथापाई हुए, जिसमें अंग्रेजों ने काफी कुछ लोगों का हत्या भी कर दिया, यानी गोली मार दिया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कामागाटा मारू बाबा गुरुदत्त 1914। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ। चंपारण आपका बिहार का एक जिला है, ये याद रखिएगा। चंपारण ही आपका वो धरती रहा है, बिहार का धरती रहा है, जो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिलवाया और महात्मा गांधी को देश दुनिया में पहचान दिलवाए थे बड़े स्तर पे। इससे पहले महात्मा गांधी का कुछ था पहचान, लेकिन एक बड़े राष्ट्र स्तर पे पहचान यही आपको चंपारण आंदोलन से ही महात्मा गांधी को मुख्य रूप से मिला था। चंपारण में उस समय 3 वो कृषि पद्धति थी, एक कुस्की थी, एक था आपका कुदकी थी और एक था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया व्यवस्था याद रखिएगा। 3 कठिया जैसे मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा यानी 1 बीघा 20 कट्ठे को कहते हैं, उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य थी। तो 3 कट्ठा जो व्यवस्था था, तो इससे नील की खेती करने से जमीन थे जो काफी बंजर हो जाते थे, जो भविष्य में खेती करने लायक नहीं होते थे। इससे जो आपको चंपारण के किसान थे काफी दुखी थे। उसी में से एक थे आपको राजकुमार शुक्ल, इस दशा से वो भी पीड़ित थे। तो उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण लाने का प्रयास किया, वो सफल रहे थे। आगे बहुत सारी कहानी है, लेकिन इतना ही अभी फिलहाल याद रखना है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी, इसी आंदोलन की सफलता के बाद आपको महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी। ये महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा गांधी को, ये याद रखिएगा। आगे देखिए अहमदाबाद भूख हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, जैसे कि अहमदाबाद में प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हुई थी, तो वहां पर एक मिल था कपड़ा मिल। वहां के जो कर्मचारी थे वो अपना घर की ओर लौटना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस बीमारी में फंस कर अपनी मृत्यु को प्राप्त करें, तो वो घर जा रहे थे। लेकिन मिल मालिक ने किसी तरह से उन्हें लोभ लालच दिया और बोला कि हम 100% आपको बोनस देंगे। जैसे कि आप मेरा 100 रुपया किराया था तो हम आपको 200 रुपया देंगे, आप मत जाओ, आप काम करो, आप मालिक के साथ वफादार बने रहो। तो उन्होंने लगा कि चलो हम गरीब गुरबा है, काम करते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे, अपने बाल बच्चों को देख लेंगे। और क्या हुआ कि वो मजदूर लोग काम करना शुरुआत किए। जैसे 2-4 दिन बीता, उसके बाद अचानक प्लेग खत्म हो गया और मालिक जो कहता है कि अब हम आपको कुछ देंगे नहीं, जो बोनस देने की घोषणा किए थे नहीं देंगे। उनका क्या नाम था कि जब प्लेग रहा नहीं तो बोनस किस बात का। अब मजदूर का क्या नाम था, जब आप घोषणा किए थे, जब आप हमसे शर्त लगाए थे कि हम आपको एक्स्ट्रा बोनस देंगे, उस प्लेग जो थी गंभीर अवस्था में थी और हम लोग जान का रिस्क लिए, तो आपको देना पड़ता है। इसी में आपको अहमदाबाद में भूख हड़ताल हुआ था। तो महात्मा गांधी इसका नेतृत्व किए और मजदूरों के हित में खड़ा हुए और 35% जो अगला टैक्स होता है
जो रुपया होता है, जो 35% हिस्सा मजदूरों को दिलाने में सफल रहे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर बोलेगा तो 1918 में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। देखिए अहमदाबाद के बाद ही खेरा सत्याग्रह आया था 1918 में। महात्मा गांधी ने खेरा में आपको कर से संबंधित कुछ चल रहा था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और ये भी सफल रहा था। ये दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, दोनों याद रखने का एक तरीका हम बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। किसी व्यक्ति में अहम आ जाता है तो उसका खैर नहीं रहता है, तो ये हम क्या बोले, अहम आया, पहले क्या आया, अहम आया। अगर मेरे में अहम आ जाएगा तो मेरा खैर नहीं रहेगा, तो मेरे में पहले तो अहम आया तो पहले अहमदाबाद होगा, अहम से आपको याद रखना अहमदाबाद, उसके बाद मेरा खैर नहीं रहेगा, तो अहमदाबाद पहले होगा उसके बाद खेरा होगा। बाकी तो चंपारण 17 है, ये ऐसे तो आपको याद रहेगा। तो पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बना हुआ है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप होता है कि मतलब कि मालिक जो है मजदूरों का वास्तविक संरक्षक है, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी बोलेगा तो अहमदाबाद मिल मजदूर के दौरान दिए थे महात्मा गांधी ने। खेरा सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी हो जाएंगे। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में, ये आपको स्वशासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा आया था, याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 तारीख के साथ याद रखिएगा, यहाँ तारीख नहीं लिखे लेकिन याद रखिएगा 19 मार्च 1919 को। इसका मुख्य उपलक्ष्य था जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि अपने चरमों उत्कर्ष पे चल रहा था, उसमें चाहता था जो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक आपका वाइस राय थे, वो सोच रहा था कि इस पे कैसे कंट्रोल लाया जाए। तो उसी दौरान एक रॉलेट एक्ट नामक कानून लाया था। उसका ये मोटिव था, कोई भी भारतीय व्यक्ति 2, 3, 4 अगर कहीं बैठे हुए घूम रहे फिर रहे, चाहे संदेह हो गया कि ये स्वतंत्रता सेनानी है या स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लीन है, तो उसको बिना मतलब के गिरफ्तार करता था। अब मिनिमम 2 साल तक के लिए आपको उसको जेल में नजरबंद रखता था। इसी के उपलक्ष्य में इसको कहा जाता है ना अपील, ना वकील, ना दलील, और इस तरह का करके इसको काला कानून नाम दिया गया था। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में आगे याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट हो गया, ये हो गया। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ही जलियांवाला आपको अमृतसर में जगह पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में आपको कुछ दिन पहले ही आपको इसके 13 अप्रैल के कुछ दिन पहले आपको सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक नामक 2 स्वतंत्रता सेनानी था, काफी मतलब पंजाब के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी गिरफ्तारी आपको संदेश के आधार पर कर लिया गया था। उसी के उपलक्ष्य में पंजाब क्षेत्र में आपको आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश उस क्षेत्र में 144 धारा मतलब लगा दिया। अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून लगा दिया था कि कोई भी 2-4 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन क्या हुआ कि एक बाग था, वो बाग भी पूछता है कि जलियांवाला बाग किस व्यक्ति का था। पहले तो जल्ली नामक व्यक्ति का हुआ करता था। वो बाग में कुछ व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुए, धीरे धीरे करते हुए भीड़ भरने लगा। उसी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विचारधारा प्रकट कर रहे थे। कोई व्यक्ति था वहां का स्थानीय व्यक्ति, अंग्रेजों को सूचना दिया। ये ओ डायर और आर डायर को उसी में से ओ डायर को सूचना दिया था, सॉरी आर डायर को सूचना दिया और ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और जितने भी वो जो बाग था उसे निकलने के एक संकरा रास्ता था, संकरा रास्ता पे बंदूक के नोक से सैकड़ों आदमी खड़ा, मतलब बहुत सारे आदमी खड़ा हो गया। ऊपर के जो जहां से निकलने की रास्ता थे वहां से बंदूकधारी खड़ा हो गए। बिना सोचे समझे वहां पर बोल दिया कि मारो गोली। और उसमें एक याद रखिएगा, कभी आपको अवसर मिले कि वहां जाने का, तो उसमें एक कुआं होता था, लोग जान बचाने के लिए उस गहरे कुएं में कूद गए। ऐसे ही जान बचाने के लिए, जान तो गए किया, और लोग चपा के कितना लोग बच्चा, छोटा छोटा बच्चा मर गया। और लोग कहा जाता है कि हजारों लोग इसमें आदमी मरे थे। इसी को उपलक्ष्य में पूछा जाता है तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस आंदोलन मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में आपको जब भारतीय लोगों ने कहा कि आपने गलत काम किया है, इसके जांच के लिए हंटर आयोग का अंग्रेजों ने गठन किया। और उसमें आपको बताया कि नहीं, जो अंग्रेजों ने किया वो सही किया, और जो उसमें आदेश दिया तो उसको भेज दिया इंग्लैंड, और उसको इनाम दिया, पैसा दिया। जो आर डायर थे जो भी थे, उसको आपको इनाम, पैसा, गौरी बहुत सारा दिया, और उसको इंग्लैंड भेज दिया, भौज बस्ती से रह रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे कारण। अगर पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में भारतीय लोगों ने कौन सी संस्था का गठन किया, तो तहकीकात कमेटी। ठीक है, अगर वो बोलेगा तो हंटर आएगा, ये बोलेगा तो भारतीय लोगों ने तहकीकात कमेटी। तो उसका मसौदा कौन तैयार किए थे, तो गांधी जी ने तैयार किया था। उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो मदन मोहन मालवीय, ये भी याद रखिएगा। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, और उसके मसौदा तैयार किए थे, लेखन का काम महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे देखिए, खिलाफत 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली हो जाएंगे। ये शौकत अली मोहम्मद, तुर्की में खलीफा पद था, ये भी आपको पता होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना था कि पूरे दुनिया में जिस प्रकार एक सूरज एक चांद होता है, उसी तरह एक धरती पर एक इस्लाम का गुरु होगा जो तुर्की में बैठेंगे। उसी पद को अंग्रेज लोग समाप्त करना चाहते थे। उसी के उपलक्ष्य देश दुनिया में आंदोलन चला। तो भारत में भी एक मशहूर व्यक्ति थे शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ने भी आंदोलन किया।
और बाद में इसमें महात्मा गांधी भी जुड़े और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता भी किया, ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन देखिएगा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1 अगस्त, ये भी डेट बहुत थोड़ा डिफरेंट है बाबू, याद रखिएगा। 1 अगस्त को ही आपको बाल गंगाधर तिलक का देहांत हुआ था। इस उपलक्ष्य में भारत में आपको तिलक का स्वराज फंड और इस तरह के करके गठन किया गया था टीम का, और देश भर से चंदा कलेक्शन किया गया। अपने बिहार से भी 7.5 लाख तक का मतलब अमाउंट भी बिहार से कलेक्शन किया गया था। बीपीएससी पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक का स्वराज फंड के लिए जो गठन किया गया था, बिहार से कितने पैसे कलेक्शन हुआ था? 7.5 लाख के करीब, ये भी याद रखिएगा। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो जो भारत के जो युवा वर्ग थे, जो भी आते थे फॉरेन से या जहाँ से भारतीय लोग अपना सामान मार्केट से खरीद के लाते थे, उनका झोला छीन के देखते थे। कभी किसी का अगर मान लीजिए आप विदेशी कपड़ा पहने हो तो आपको फाड़ देंगे, अगर मान लीजिए आप ये क्या कहते हैं बड़ा सूरज आपको विदेशी टाइप का रखे नाली में फेंक देंगे, साबुन रखे तो नाली में फेंक देंगे। वो लोग कहता था कि मिट्टी रगड़ के नहाइए, इस तरह की चीजों देखते थे युवा लोग तो तोड़ फोड़ के फेंक देते थे। जब यह पता चौड़ी जगह पर एक पुलिस कमिश्नर नया आए थे, जब यह घटना के पता चला उनको, युवा व्यक्ति थे लगभग 20-22 साल के, तो वो यहाँ पहुंचे और वहां पर जाकर के भारतीय लोगों के साथ मारपीट किया। जब मारपीट किए तो बाद में ये लोग जो घायल व्यक्ति थे अपने गाँव गए, गाँव से लोगों को इकट्ठा किए, बाद में बताया कि ये लोग मारा है। पूरा थाना को घेर दिया और पूरे जितने भी 20-21 जो भी उसमें पुलिस कर्मचारी थे सबको जिंदा जला दिए। उसी उपलक्ष्य में आपको महात्मा गांधी जी इसने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तारीख पूछेगा तो 11-12 फरवरी, ये भी याद रखिएगा, 11-12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। और उसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने कहा था यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। आइए देखिएगा, स्वराज पार्टी 1923 में 1 जनवरी 1923 में CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सारा नया पार्टी जो बढ़ रहा है आपको असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण ही बढ़ रहा है। महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन को वापस लिए उसके विफलता में, तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। प्रश्न बनेगा कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिन नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महत्वपूर्ण नेता थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के गठन किए थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट याद रखिएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था। ये आपको जैसे कि 1927 में आपको साइमन कमीशन का गठन हुआ था, तो अंग्रेजों लोगों का कहना था कि भारतीय लोग संविधान बनाने में असक्षम है, इतना उन लोग की बुद्धि नहीं है, तो उसी के विरोध में आपको मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने रिपोर्ट किया, एक संविधान टाइप का ही बनाया। उसी के विपक्ष में आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्री कार्यक्रम भी लाए थे, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ पटेल, ये आपको सरदार वल्लभ पटेल के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से पहला आंदोलन, मतलब सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसी आंदोलन को सफलता के बाद बारदोली के महिलाओं ने आपको सरदार वल्लभ पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। आइए उपाधि जी बारदोली के महिलाओं के कहने पर आपको महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखना है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1929 में याद रखिएगा, ये पूर्ण स्वराज की मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू, सभी को याद होना चाहिए। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च उसी को कहा जाता है। आपको नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को आपको दांडी जाकर महात्मा गांधी ने काल्पनिक रूप से एक मुट्ठी आपको समुद्र का पानी उठाया, या जो मुट्ठी उठाया और बोले कि मैं नमक आंदोलन का विरोध करता हूँ, और 6 अप्रैल 1930 को आपको सविनय आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखना। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। याद रखिएगा, भारत में बहुत सारे वर्ग समाज के लोग रहते हैं, तो उसी में से थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब जिनको कहते हैं हम लोग। तो उनका क्या नाम था कि भारत में जो जिस तरह मुस्लिमों के लिए अलग समुदाय का अलग प्रतिनिधि का अधिकार दिए, हम लोगों को भी अलग अधिकार दीजिए। कारण था कि भारत में जो भी दलित जो कुचले लोग थे, उनके साथ भारतीय हिंदू जो उच्च वर्ग थे, उनके साथ ना बैठते थे, ना उठते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, किसी तरह का मेल जो नहीं रखते थे, उनको समाज से बहिष्कृत रखते थे, यहाँ तक अपने कुएं का पानी तक नहीं पीने देते थे। कहीं न कहीं आपको भीमराव अम्बेडकर आपको उनको कम्युनल मतलब ये उस समय आपको मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे 1930-32 के दौरान, उनको समझाने में सफल रहे थे, और उस प्रकार ये समझने के पश्चात कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड साहब ने कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, एक गोलमेज सम्मेलन छूट गया था, सुनिएगा। भारत में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 नवंबर 1931 को, तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। दूसरा महत्वपूर्ण याद रखिएगा, पहला और तीसरा में किसी में आपको कांग्रेस ने सम्मिलित नहीं हुआ था।
दूसरा वाला में आपको महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे कांग्रेस की तरफ से, जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, याद रखिएगा। पूना पैक्ट, जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुआ था तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। कारण था, जब घोषणा कम्युनल अवार्ड की पता महात्मा गांधी को जब पता चला था, उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे, और वो जब ये पता चला कि भारत का एक अलग तरह से विभाजन की स्थिति चल रही है, तो महात्मा गांधी उपवास पे चल गए, और उपवास में ऐसे चल गए कि मरणासन स्थिति में वो प्रवेश कर लेते हैं। तो भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, उनमें से मुख्य रूप से राजेंद्र प्रसाद आपको भीमराव अम्बेडकर को समझाने में सफल है कि महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति में बहुत जरूरी है देश की स्वतंत्रता के लिए, और ये कहीं न कहीं भीमराव अम्बेडकर भी जानते थे, इसलिए ये बात से सब मान गए। और लेकिन जो पहले आपको कांग्रेस लोगों ने जो मुस्लिमों की दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 निर्धारित किए थे, उसे बढ़ाकर कितना कर दिए, 148 कर दिए। दूसरा देखिएगा, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को देखिएगा। अंतरिम मंडल जो 1937 में कांग्रेस से जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 1939 तक चला था, उसमें मुस्लिम लीग भी सम्मिलित थे, लेकिन 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से अलग हो गया, और उस उपलक्ष्य में एक बेहुदा वाला हरकत किया और मुक्ति दिवस मनाया, मतलब कि हम भारतीय लोग से अलग हो गए 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा। इसमें याद रखिए एक चीज और कि इस ये मंत्रिमंडल जो चला था भारत में कितने समय तक चला था, तो 28 महीना चला था। इस प्रकार आपको ये चीज जो दिया गया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग याद किए होंगे, इसलिए